Hello students, welcome back to the next lecture, that is lecture number 4. Lecture number 3 में हमने पढ़ा about the different examples. We saw a lot of examples for conservation of linear momentum. सबसे पहले हमने देखा कि momentum का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखा momentum conserved कैसे होता है, and फिर हमने उसके ऊपर कुछ examples देखे. इसके ऊपर और भी कुछ examples देखेंगे हम लोग when we are doing the MCQs, but as of now that is all for conservation of momentum that we had. Now in today's lecture we are going to start with collisions. Okay, in today's lecture we are going to start with collision. के पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि एक बॉडी आगे जा रहा था, वो दूसरे बॉडी के साथ टकराया. अब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ जब टकराता है तो वो अलग अलग स्टाइल होते हैं टकराने के. एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. इन सारे कोलिजन्स का मतलब क्या होता है ये आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर समझ में आ जाएगा. बट एज ऑफ नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ इलास्टिक कोलिजन. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हो आप, थोड़ा सा सोचते हैं. इलास्टिक कोलिजन का मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होने वाला. आई रिपीट, इलास्टिक कोलिजन मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होने वाला. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर आपको याद है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पिछले लेक्चर के नोट्स लिखे हुए हैं और अब जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास वो बुक है. उस बुक में देखो, हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था दैट आपके पास एक बॉडी था जिसका मास था m1 जो आगे जा रहा था विद द स्पीड ऑफ u1. ये बॉडी दूसरी बॉडी से टकराया जिसका मास था m2 और इसका वेलोसिटी था u2. सो बॉडी मूविंग विथ u1 स्पीड, मास हैविंग मास ऑफ m1 कोलाइड्स विद एन अनदर बॉडी मूविंग विद द स्पीड ऑफ u2 एंड ऑफ मास m2. तो ये बॉडी इस बॉडी के साथ क्या किया, कोलाइड किया. ओके, ये बॉडी उस बॉडी के साथ क्या किया, कोलाइड किया. एंड कोलिजन के बाद डेफिनेटली उनके मासेस तो वही रहने वाले हैं बट उनका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. तो ये जो मासेस हैं m1 m2 वो वही रहने वाले हैं बट उनका जो स्पीड है u1 u2 अब वो क्या बन गया, v1 v2. लास्ट लेक्चर में हमने इन दोनों के बीच में भी एक स्टेज पढ़ा था. दैट स्टेज वॉज ड्यूरिंग कोलिजन. एंड ड्यूरिंग कोलिजन हमने देखा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स डालता है. जितना फोर्स पहले वाले ने दूसरे पे डाला उतना ही फोर्स दूसरे वाला पहले पे डालेगा. फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस. ये सब कुछ हमने देखा था, राइट? सो दिस इज m1 v1, दैट इज m2 v2, दिस इज m1 u1 एंड दिस इज m2 u2. एंड हम लोगों ने ये देखा कि इसका जो मोमेंटम है और इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है. मतलब द मोमेंटम इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. मतलब अगर मान लो इन दोनों का टोटल मोमेंटम है 10 तो इनका भी टोटल मोमेंटम मिलाकर 10 ही होना चाहिए. अगर इन दोनों का टोटल मोमेंटम होता है 0 तो टकराने के बाद इन दोनों का भी टोटल मोमेंटम 0 ही होना चाहिए. जितना मोमेंटम टकराने से पहले होगा उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा. दैट इज व्हाट वी स्टडीड. नाउ if the momentums are equal we can simply write it as ऐसा हम लोग लिख सकते हैं that P initial is equal to P final. मतलब momentum initial is equal to क्या, momentum final. इतना हम लोग लिख सकते हैं. now if momentum initial is equal to momentum final then हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, right? This is what this is called as by law of conservation of linear momentum. आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे, there is something called as angular momentum, but वो जब आएगा तब. as of now this is linear momentum जहाँ पर आपका बॉडी एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? सो रिमेंबर, इलास्टिक कोलिजन का मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसमें
एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है। एक ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी इज कंजर्व्ड। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी इज कंजर्व्ड? एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब कोलिजन के पहले वाला टोटल एनर्जी एंड कोलिजन के बाद वाला टोटल एनर्जी भी इक्वल होता है। देखते हैं इस बॉडी का, टेल मी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो इसका एनर्जी कितना होगा? टेल मी। हाफ m मतलब मास m1, वेलोसिटी कितना? u1² प्लस इसका कितना हो जाएगा? हाफ m2 u2² इज इक्वल टू इसमें कितना? हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। आई गेस द पेन इज गेटिंग अ लिटिल लाइटर, तो आई विल जस्ट रीराइट दिस थिंग। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टेल मी अगेन। हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² इज इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। मतलब ये क्या है? फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये क्या है? सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो आपको मिलता है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और यहाँ पर आपको मिलता है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। एंड व्हाट डू वी नो अबाउट दिस कि इसका टोटल एनर्जी दोनों कैसे हैं? बराबर है। ओके, दोनों कैसे हैं? बराबर है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है? टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दे आर इक्वल। ये हमने प्रूव किया है, दिस इज प्रूवन। व्हाट इज दिस? सेकेंड स्टेप इज इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही होता है ऐसा कोलिजन जहां पर टकराने से पहले और टकराने के बाद वाला जो एनर्जी है वो सेम रहने वाला है। मतलब क्या सेम है? मतलब क्या? एनर्जी लॉस नहीं हुआ। यूजुअली ऐसे जो कोलिजन्स होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स के होते हैं। एक बॉक्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर अगर आपने गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए, गैस मॉलिक्यूल्स वी नो दैट दे आर ऑलवेज परफॉर्मिंग व्हाट? टेल मी रैंडम मोशन। और इस रैंडम मोशन के टाइम पे दे कोलाइड विद ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। मतलब क्या? टकराने से पहले वाला कोलिजन और टकराने के बाद वाला जो कोलिजन है वो क्या? आई मीन टकराने के पहले वाला काइनेटिक एनर्जी एंड टकराने के बाद वाला काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? इक्वल होगा। मतलब इन दोनों का टोटल काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? सेम होगा। तो व्हाट इज सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये आप सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन इलास्टिक कोलिजन। दुनिया के और किसी भी टाइप के कोलिजन में आप ये यूज नहीं कर सकते। दिस इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन इलास्टिक कोलिजन। अगर और कोई भी टाइप का कोलिजन होगा तो आप ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है? सो रिमेंबर इलास्टिक कोलिजन का ये कंडीशन होता है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट सम मोर स्पेस टू डिराइव समथिंग, तो मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू री राइट द सेम थिंग, जस्ट आई एम गोइंग टू रिमूव द डायग्राम। तो बेसिकली M1 एंड M2 आपके दो बॉडीज़ हैं एंड इन बॉडीज़ का वेलोसिटी कोलिजन के पहले क्या था? u1 एंड u2। देन द बॉडीज आर गोइंग टू कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन डेफिनेटली मासेस तो आपके चेंज नहीं होने वाले, मास उतना ही रहने वाला है, सिर्फ उनका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा जो बनेगा v1 एंड v2। बट वी नो सर्टन थिंग्स नाउ। पहली चीज़ जो हम जानते हैं दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या बन गया? ये बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ये क्या बन गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फाइन। सेकेंड चीज़ क्या बनेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज़ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 u2 square is half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay, the first step is what? Law of conservation of linear momentum. This is how you may find things written in many of the books. Law of conservation of linear momentum. और ये क्या है? Law of conservation of energy. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास दो इक्वेशंस है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड आई वांट टू मेक सम फॉर्मूले. किस चीज़ के फॉर्मूले है वो, दैट आई विल टेल यू इन अ वाइल. बट एज ऑफ नाउ m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2, law of conservation of linear momentum, and half m1u1 square plus half m2u2 square is half m1v1 square plus half m2v2 square. This is law of conservation of energy. Fine. Now यहाँ से और यहाँ से आप हाफ कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, तो ये हाफ तो कैंसिल हो गया. फाइन. यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट मी हैव दिस एज व्हाट, टेल मी m1 u1 स्क्वायर, और ये v1 वाला ना उसको मैं लेफ्ट में भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस m1 v1 स्क्वायर. यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आपके पास m2 v2 स्क्वायर, और इसको आप वहाँ पे ले लो तो कितना हो जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर. राइट, इसको आपने यहाँ पर लिया, इसको आपने वहाँ पर लिया. फाइन. यू टेक m1 कॉमन. m1 अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विच इज़ u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1. आई होप यू गेट इट. m1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज सेम एज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b, a माइनस b. यहाँ से आप m2 को कॉमन ले लो, m2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर विच इज सेम एज व्हाट अगेन, v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2. राइट, v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2. फाइन, गुड इनफ. Call this as equation number 2. Call this as what, tell me, equation number 2. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं. इधर भी मैं सारे 1 वाले टर्म्स को एक साथ ले लेता हूँ, 2 वाले टर्म्स को एक साथ ले लेता हूँ. तो यहाँ पर ये क्या है, m1 u1, और अगर आपने इसको m1 v1 को यहाँ पर लिया तो कैन आई डायरेक्टली टेक m1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा. आई होप अभी एक आध स्टेप में थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, बड़े हो रहे हो ना उम्र में, शरीर में, दिमाग में, तो ट्राई टू लर्न यू नो सम ऑफ द स्टेप्स विल बी स्किप्ड. ठीक है, m1 v1 को इधर लिया तो यहाँ से m1 कॉमन, अंदर बचेगा u1 माइनस v1. यहाँ पर ऑलरेडी क्या है m2 v2, इसको आपने इधर लिया तो मैंने m2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा v2 माइनस u2. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास दूसरा इक्वेशन है. मैं क्या करने वाला हूँ अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 is divide. Okay, I am going to divide 2 by 1. तो सेकेंड स्टेप क्या है, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, इस LHS को इस LHS से डिवाइड कर रहा हूँ. मतलब क्या, m1 उधर क्या है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू RHS को RHS से डिवाइड कर रहा हूँ. तो मैं क्या करूँगा, ऊपर क्या है m2 v2 प्लस u2 v2 minus u2 upon this thing which is what, tell me, m2 v2 minus u2. ओके, ये मिलेगा आपको. सो नाउ यहाँ से m1 गेट्स कट, u1 माइनस v1 गेट्स कट, यहाँ पे m2 गेट्स कट, v2 माइनस u2 गेट्स कट. व्हाट आर यू लेफ्ट विथ. Now we are left with, लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचा है u1 प्लस v1, और राइट साइड पे हमारे पास बचा है v2 प्लस u2. अब आप वापस वो वाला पेज निकालो जहाँ पर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा था. अगर आपको याद है, आपने एक बॉडी बनाया था m1 जिसकी स्पीड थी v1, आगे बॉडी था m2 जिसकी स्पीड थी u2. हमने लिखा था कि अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी इस बॉडी से टकराए तो u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर u1 की वैल्यू u2 से बड़ी है तो u1 माइनस u2 विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टेल मी, relative velocity of approach. Right,
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस u2 को यहाँ पर ले लो तो क्या बनेगा u1 माइनस u2। अब u2 को आपने इधर लिया तो v1 को वहाँ पर भेज दो तो ये क्या बनेगा v2 माइनस v1। दिस हैपन्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू व्हाट v2 माइनस v1। अब व्हाट इज u1 माइनस u2, अगर आपको याद है u1 माइनस u2 है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब जिस रिलेटिव स्पीड के साथ दोनों बॉडी पहले टकराने से पहले अप्रोच करते हैं इज इक्वल टू, अच्छा टेल मी टकराने के बाद इनका स्पीड क्या होता है, ये बनेगा v1, ये बनेगा v2। आई एम आस्किंग यू टू रेफर टू द पेज वेर यू हैव रिटन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वहाँ पर आप देखना तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज v2 एंड दिस इज v1 एंड देन v2 माइनस v1 इज व्हाट, टेल मी। v2 माइनस v1 था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमें क्या पता चलता है व्हाट इज v2 माइनस v1, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओनली। तो व्हाट इज दिस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation. So then we come to a conclusion that इलास्टिक कोलिजन के दौरान, ये हर कोलिजन में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होगा। ऐसा क्यों, ऐसा यूं इसलिए बिकॉज ये आपने डिराइव किया है इक्वेशन 2 को यूज़ करके। इक्वेशन 2 आया है इस स्टेप से और ये स्टेप होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which is only applicable in elastic collision. Okay, this is only applicable in elastic collision. अब अगर आपका कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ ही नहीं कर सकते। अब अगर आप यही यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपके पास स्टेप 2 नहीं है। स्टेप 2 नहीं है तो 2/1 डिवाइड कर नहीं पाओगे, ये कर नहीं पाओगे तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो आपका ये बात सारे कोलिजन के लिए सच नहीं होगा। रिमेंबर, relative velocity of approach and relative velocity of separation, they are equal to each other for only and only elastic collision, not for everyone, I mean not for every collision। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस, ये जो स्टेप है, ठीक है, दिस स्टेप यू कैन राइट इट एज अ नोट, ओके, यू कैन राइट इट एज अ नोट। हमने क्या किया, ये जो स्टेप है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ओके, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या, v2 माइनस v1। दिस स्टेप अगर मैंने इस चीज़ को नीचे लेकर गया तो ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, v2 माइनस v1 है ना, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, v2 माइनस v1 है। इस चीज़ को यहाँ पर नीचे लेकर जाओ, तो अगर आप उसको नीचे लेकर गए तो क्या आएगा, u1 माइनस u2 आएगा। तो ऑलरेडी व्हाट डू यू हैव, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 को मैं नीचे लेकर गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1। आई कॉल दिस 1 एज e, इस 1 को मैंने क्या बोला, e, एंड इस e का नाम मैंने रखा, इस e का नाम मैंने रखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस e का नाम मैंने रखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बुक में ये डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो समझो आप, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to the relative velocity of approach, that is called as E। and हम कौन सा collision पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल elastic collision। only for elastic collision इस E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। for elastic collision E का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। और अगर आपका collision elastic नहीं है तो आपके लिए E का वैल्यू 1 नहीं माना जाएगा। हाँ, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला वही होगा, E इज इक्वल टू वॉट, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बट अगर आपका कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो फिर E का वैल्यू 1 से कम होगा।
रिमेंबर ई का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ई का वैल्यू 1 होगा, वो भी सिर्फ कब, अगर आपका कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। अगर आपका कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो आप ई का वैल्यू 1 यूज़ नहीं करोगे, हमेशा ई का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, उसमें क्या था, उसमें आपको पूछा है ना, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आपको रेस्टिट्यूशन पूछा, मतलब क्या पूछा है आपको, रेस्टिट्यूशन मतलब ई का वैल्यू पूछा है। तो आप क्या करना, v2 माइनस v1 करना, u1 माइनस u2 करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना और फिर आपका जो आंसर आएगा उससे मैच करना, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आपसे मैच हो जाएगा, इफ़ नॉट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन जूम, ठीक है ना। ये तो बात किसकी हो गई, इलास्टिक कोलिजन की। अब इसके बाद भी हम लोग और भी कुछ पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में, बट एज ऑफ नाउ इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, टेल मी। अगर इफ़ आई वर टू समराइज दिस, इलास्टिक कोलिजन मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसमें, ओके, इलास्टिक कोलिजन मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसमें हमारा मोमेंटम तो कंजर्व्ड होने ही वाला है, बट मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ओके। मोमेंटम तो कंजर्व्ड होने ही वाला है, बट मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा, दैट इज़ व्हाट यू कॉल व्हाट, इलास्टिक कोलिजन। और जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आगे सॉल्व किया, तब हमको ये पता चलता है दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दे आर इक्वल टू ईच अदर, एंड व्हेन दे आर इक्वल टू ईच अदर, हमने उन दोनों को डिवाइड करके एक नया टर्म बना लिया, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ई, वेयर ई इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। नाउ once we know that u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, I'm sorry, okay, once we know that u1 minus u2 is equal to what, tell me, v2 minus v1, हम और भी कुछ आगे डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डिराइव फ्रॉम दैट। तो एक काम करता हूँ, ये जो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 है, वो मैंने यहीं से लिखा है ना, तो लेट मी कॉल, आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो उसको, यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो 3, या फिर आप उसको यहाँ पर भी नंबर दे सकते हो। तो लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 3, ओके, लेट मी राइट दैट एज इक्वेशन नंबर 3। मैं बाकी सब कुछ रब कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट माई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ओके, आई जस्ट वॉन्ट माई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 हम लोगों ने लाया था 1 और 2 को यूज़ करके। 2 क्या था, 2 वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इक्वेशन 3 से, ओके, मैं इक्वेशन 3 से, आई एम सॉरी, v2 का वैल्यू उठा के यहाँ पे डालने वाला हूँ। पुट v2 इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट इज v2 गोइंग टू बी। आप ये v1 को इधर ले लो ना, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, यू हैव u1 माइनस u2, वो v1 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस v1। तो पुट v2 इज इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 3 से v2 का ये वाला वैल्यू मैंने उठाया और इक्वेशन 1 में मैं डालूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, टेल मी, अगर मैंने वहाँ से v2 का वैल्यू यहाँ पर डाला, तो टेल मी व्हाट एम आई गोइंग टू गेट। सो देयरफॉर व्हाट इज़ दिस, दिस इज m1, ब्रैकेट में क्या है, u1, एक काम करता हूँ m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2। अभी ये v2 है ना, v2 के जगह पर आई एम गोइंग टू राइट इट ऑल दिस थिंग, तो v2 के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, टेल मी, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2, ओके। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है यार, मैंने खाली v2 की जगह पे क्या लिखा, ये सारी चीज़ें लिख दी। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट डू वी हैव, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, करेक्ट। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यू हैव m1 u1 माइनस m1 v1 इज m2 u1, अच्छा ये क्या m2 u2 और ये भी m2 u2 ना, तो -2 m2 u2 प्लस m2 v1।
अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज मुझे V1 के लिए फॉर्मूला बनाना है, V1 के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो सारे V1 को एक साथ ले लो, बाकी सब कुछ इधर भेज दो। तो ये क्या है, दिस इज M1U1, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस M2U1, ये भी इधर आएगा तो कितना बचेगा प्लस 2M2U2। नाउ व्हाट डू यू हैव हियर, हियर यू हैव M2V1 और इसको आप उधर भेज दो तो कितना बच जाएगा प्लस M1V1, राइट। आप यहाँ से क्या कर लो, V1 कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा M1 प्लस M2। ऑन दिस साइड अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ तो मैं यहाँ से U1 कॉमन ले सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। आई कैन टेक U1 कॉमन, अंदर क्या आएगा M1 माइनस M2 एंड आई कैन राइट इट एज व्हाट 2U2 M2, राइट। इसको सिर्फ आगे पीछे करके लिखा। अगर आपने इसको नीचे भेजा तो नीचे भेजा यहाँ पर प्लस है तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। स्प्लिट करने के बाद व्हाट इज़ V1 गोइंग टू बी, V1 अगर आपने इसको नीचे भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ये क्या है 2U2, ये नीचे आ रहा तो स्प्लिट हुआ तो ये कितना लिखा मैंने M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा V1 का वैल्यू। बाय द वे कैन यू टेल मी व्हाट इज़ V1? V1 है फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो कई बार क्या होता है, आपको बोला जाता है कि दो बॉडी आपस में टकरा रहे हैं और टकराते वक्त जो उनका टकराना हुआ वो हुआ इलास्टिक कोलिजन। आपको बोला रहेगा कि फर्स्ट बॉडी का टकराने के बाद स्पीड क्या होगा, तो फर्स्ट बॉडी का टकराने के बाद स्पीड क्या होगा, दिस इज़ द फॉर्मूला विच आई स्ट्रांगली रेकमेंड फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V1 इज इक्वल टू U1 टाइम्स M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 टाइम्स U2 अपॉन M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इन इक्वेशन 1 एंड आई गॉट दैट इक्वेशन। नाउ यहाँ से ही आई कैन हैव वन मोर थिंग, आई कैन ऑल्सो पुट, ओके आई कैन ऑल्सो पुट, मैंने V2 का वैल्यू रखा ना, अब मैं V1 का वैल्यू भी तो रख सकता हूँ। तो अगर आपने V1 का वैल्यू रखा तो इसको इधर ले लो, ये दोनों को उधर ले लो, तो पुट V1 एज व्हाट, टेल मी, V2 माइनस U1 प्लस U2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम लोग V1 की वैल्यू डालेंगे, तो जब आप V1 की वैल्यू वहाँ पर डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, टेल मी। अच्छा अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू, ओके इसको वहाँ पे रखना है, चलो ठीक है। दिस इज़ व्हाट M1, इधर क्या है U1 माइनस V1 है और V1 की जगह पे ये सब कुछ, तो सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस V2 प्लस U1 माइनस U2 इज इक्वल टू M2 टाइम्स व्हाट V2 माइनस U2, ओके M2 टाइम्स V2 माइनस U2। सो नाउ ये इधर जाएगा तो कितना होगा M1U1 माइनस M1V2 प्लस M1U1 माइनस M1U2 इज इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। यहाँ पर जैसे मेरा सब्जेक्ट क्या था, मुझे V1 का एक फार्मूला बनाना था, वहाँ पे माई सब्जेक्ट इज आई वांट टू मेक अ फार्मूला फॉर V2। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ फार्मूला फॉर V2, सारे V2 को एक साथ लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या है M1U1, अच्छा ये M1U1 और ये भी M1U1, तो कितना हो जाएगा 2M1U1 माइनस M1U2 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M2V2 प्लस M1V2। तो यहाँ से भी क्या V2 कॉमन, अंदर क्या बचा M1 प्लस M2, और यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक U2 कॉमन इन, अच्छा यहाँ पर क्या है पहले तो 2M1U1, यहाँ से आप U2 कॉमन ले लो पॉजिटिव, तो अंदर क्या बचेगा M2 माइनस M1। अब मैं इसको यहाँ नीचे लाने वाला हूँ और नीचे लेकर आएंगे और फिर उसको स्प्लिट कर देंगे। तो ये पार्ट अगर नीचे लिखोगे आप तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा V2, खाली मैं क्या कर रहा हूँ ये सेकेंड टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा U2 एंड देन M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस दिस इज़ व्हाट 2U1 M1 अपॉन M1 प्लस M2।
अपॉन m1 प्लस m2, तो दिस विल बी v2 का वैल्यू। ओके, दिस विल बी v2 का वैल्यू। तो आप एक चीज़ समझो यहाँ पर, ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट हम लोगों ने निकाला v1 एंड v2। ओके, हम लोगों ने क्या निकाला है, v1 एंड v2। एंड व्हाट इज v1 एंड v2? v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ओके, व्हाट इज v1 एंड v2? v1 एंड v2 है वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। मतलब दो बॉडी जब भी आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 एंड v2, वो आपको यहाँ से मिल सकता है। ओके, वो आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करना है अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हो। इफ़ द कोलिजन इज़ नॉट इलास्टिक, इन दैट केस आप ये दोनों फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखना। ओके, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो आप ये दोनों फॉर्मूले नहीं यूज़ कर सकते। तो फिर स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं कि सर अगर मान लो कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे निकालूंगा v1 एंड v2? तो भी तो निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? तो सिर्फ ये यूज़ करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देन यू यूज़ ओनली व्हाट, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 u2। अब देखो दोनों बॉडी के मासेस तो हमेशा रहते ही हैं पता, m1 m2, मतलब दोनों बॉडी के मासेस तो पता ही हैं। अब बची कितनी चीज़ें देख, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, राइट। u1 u2 v1 v2, 4 चीज़ें। 4 में से तुझे कोई भी 3 देंगे और तुझे सिर्फ एक ही निकालना। तो अगर 4 में से 3 चीज़ें मालूम है तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो आप हर जगह पर अप्लाई कर ही सकते हो। याद रखना, आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ नोट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में यूज हो सकता है। इलास्टिक में भी, इन इलास्टिक में भी, परफेक्टली इन इलास्टिक में भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दिए थे, गन वाला, बुलेट वाला, बॉम्ब वाले एग्जाम्पल, फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराया, दोनों सेम डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, बहुत सारे कोलिजन के एग्जाम्पल्स किए। क्या तब आपको मैंने कभी भी बोला कि वो इलास्टिक कोलिजन है या नॉन इन इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है? आई डिड नॉट डिस्कस दैट थिंग विथ यू, बट स्टिल आपने तो सॉल्व किया ही ना। आपने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि पिछले लेक्चर तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑल द क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड यूजिंग व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट आप हर तरह के कोलिजन में अप्लाई कर सकते हो विदाउट नोइंग द टाइप ऑफ कोलिजन। हाँ, बट अगर आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलिजन कंपल्सरीली सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बोला, m1 m2 मतलब मासेस तो दोनों बॉडी के पता ही होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, u1 और u2 मतलब क्या, कोलिजन के पहले वाला वेलोसिटी, और v1 v2 मतलब क्या, कोलिजन के बाद वाला वेलोसिटी। तो टोटल कितनी चीज हो गई, 4 हो गई, u1 u2 v1 v2। आउट ऑफ द 4 अगर आपको 3 पता है तो आप चौथा निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट आउट ऑफ द 4 मान लो अगर आपको 2 ही पता है, अब अगर आपको 2 ही पता है तो आपको 2 अननोन हो गए, और एक इक्वेशन से 2 अननोन नहीं मिलते। अगर 2 अननोन नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग अटक जाएंगे। फिर इन दैट केस वी हैव दीज फॉर्मूले। बट याद रखना, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई कर पाएंगे, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई कर पाएंगे इफ द कोलिजन इज व्हाट, टेल मी, इलास्टिक। ठीक है, तो v1 एंड v2 क्या है, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। v1 एंड v2 आर व्हाट, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर अंडरगोइंग एन इलास्टिक कोलिजन। अब दोनों फॉर्मूले याद रखने का ना एक सिंपल सा इजी सा ट्रिक है। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था, तो आई वुड शेयर दैट थिंग विथ यू। दोनों का देखो डिनोमिनेटर इज सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। m1 m2 इधर भी है, m1 प्लस m2 उधर भी है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, तो द डिनोमिनेटर इज सेम।
in both the formulae. Then if they are asking for V1, then first you write U1. मतलब अगर V1 के बारे में तो पहले फॉर्मूला में U1 आएगा, V2 के बारे में तो पहले फॉर्मूला U2 आएगा. अब यहाँ पर 1 है तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी देखो, यहाँ पर पहले आप M1 लिखोगे और फिर M2 लिखोगे, यहाँ पर 2 है तो पहले 2 और फिर 1. ठीक है, दैट इज हाउ पीपल रिमेंबर. देन V1 के फॉर्मूला में यहाँ पर सेकेंड टर्म में दोनों 2 2 आएंगे, और V2 के फॉर्मूला में सेकेंड टर्म में दोनों फॉर्मूला क्या आएंगे, 1 and 1 आएंगे. ठीक है, दैट इज हाउ, दिस इज द ट्रिक गिवन टू मी बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स. आई शेयर इट विथ यू. अगर आपको पसंद आए तो आप भी उस तरह से याद रखो. अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, यू कैन हैव योर ओन ट्रिक्स एंड रिमेंबर. मतलब किससे है, मतलब है फॉर्मूला याद रहने से. अब आपको क्या करके याद रहता है फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स आई हैव सीन, दे राइट द फॉर्मूले 5 times 10 times और until द टाइम जब तक उनको याद नहीं रहता. देयर आर डिफरेंट ways in which people remember the formula. Okay, now let us try to write down the formula. पहले हमको क्या लिखना है, V1 का. मैंने क्या बोला, अगर आपको V1 का फॉर्मूला लिखना है, आपके जो डिनोमिनेटर है वो तो फिक्स्ड हो जाएंगे ना, M1 M2 प्लस समथिंग M1 प्लस M2. ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर 1 वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे U1 और फिर इधर क्या M1 माइनस M2, और 1 वाले फॉर्मूला में सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा 2 times U2 और यहाँ पर क्या M2. लेट्स चेक, इज दैट करेक्ट. V1 is equal to U1 M1 minus M2 plus 2 U2 M2 upon M1. Yeah, correct. And what is the formula for V2 going to be, tell me. V2 का फॉर्मूला हो जाएगा, yes, V2 is going to be yes, V2 is going to be what, and V2 is going to be U2 M2 minus M1 upon M1 plus M2 plus 2U1 M1 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, सो देन दीज आर द फॉर्मूले. एक बार V2 को भी चेक कर लेते हैं, U2 M2 माइनस M1. करेक्ट. सो ये हो गए आपके फॉर्मूले फॉर व्हाट, दीज आर द फॉर्मूले फॉर द बॉडीज, आई मीन द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन. ओके, ये फॉर्मूले कब यूज़ करना है, आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन में कभी भी नहीं. बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी U1 और U2 हमेशा दिया रहता है, आफ्टर कोलिजन ही पूछा जाता है. तो ये हो गए उसके फॉर्मूले. अब इसमें देर आर सम स्पेशल केसेस दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू. ओके, इसमें देर आर सम स्पेशल केसेस दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू. तो लेट अस सी कि वो स्पेशल केसेस क्या है. केस नंबर 1, केस 1 मतलब क्या कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड किए, ओके, जिनका मास सेम है. दो बॉडीज आपस में कोलाइड किए जिनका मास सेम है, एंड दूसरा बॉडी रेस्ट पे था. मतलब दूसरा बॉडी रेस्ट पे था, मतलब आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि ये बॉडी M1 ये आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ U1, ये बॉडी M2, देखो दोनों का साइज सेम है, मतलब यहाँ पर मैंने दोनों का मास सेम लिया है, बट दिस बॉडी इज एट रेस्ट. एट रेस्ट मतलब क्या, इसकी जो स्पीड है ना U2 वो कैसी है, 0 है. ये M1 ये U1 ये M2 ये U2. ठीक है, दोनों का मास कैसा है, सेम है. M1 और M2 मास कैसा है, सेम है. अच्छा एक काम करता हूँ, चलो मैं इसको रेस्ट पे नहीं लेता हूँ, इसका स्पीड है U2, इसका स्पीड क्या है U2. तो देर आर टू बॉडीज M1 एंड M2 मूविंग विद द स्पीड ऑफ U1 एंड U2. वो रेस्ट वाला केस भी देख लेंगे, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इसको ऐसे ही रखो. ठीक है, M1 U1 M2 U2. अब मुझे ये जानना है कि कोलाइड करने के बाद क्या होगा, मुझे ये जानना है कोलाइड करने के बाद क्या होगा. बट M1 एंड M2 सेम है, तो M1 और M2 सेम है तो मैं उसको M लिखता हूँ. ठीक है, तभी सोल्यूशन में क्या आएगा, चलो नाउ लेट M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M. M1 और M2 सेम है ना, तो मैंने उसको M ले लिया. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अभी देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लो अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं होता V1 और V2 का, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, तो क्या होता. देखो अभी सर आपने क्या बोला था कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी तरह का कोलिजन हो,
यू कैन ऑलवेज यूज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, ये होता है लॉजिक। अब देखो यहाँ पर क्या है, मुझे m1 और m2 मालूम है, m1 और m2 मालूम है, m u1 और u2 भी पता है। अब क्या नहीं पता, आई डोंट नो v1, आई डोंट नो v2, बट भी प्रॉब्लम क्या होगा, आई हैव ओनली वन इक्वेशन, बट एक इक्वेशन में अननोन दो है, मुझे v1 भी नहीं पता, v2 भी नहीं पता, तो क्या इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दो क्वेश्चंस, आई मीन दो क्वांटिटीज नहीं पता। अब अगर आपको दो क्वांटिटीज नहीं पता तो फिर आप अटक गए। इसलिए इन फॉर्मूले का याद रखना ज़रूरी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले यू कैन इजीली डिराइव दिस। लेट्स से पहले हमने क्या किया, लेट m1 इज इक्वल टू m2, मैंने दोनों को m ले लिया। अब देखो पहले मुझे v1 कैलकुलेट करना, तो व्हाट इज v1, टेल मी। चलो यहाँ पर देखो क्या है, u1, इधर क्या हो रहा है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 कर दिया तो m माइनस m हो गया 0, तो दिस इज एंटायरली 0, प्लस 2u2 m2, m2 मतलब कितना, m अपॉन m1 प्लस m2 मतलब क्या, m प्लस m, मतलब ये कितना हो गया, टेल मी। u1 इंटू 0 तो 0 हो गया। अच्छा ये m और m कितना हो जाएगा, 2m, 2m का 2 इधर कट होगा, m इधर कट होगा, बचा क्या खाली u2, मतलब v1 कितना हो गया, u2 हो गया, v1 कितना हो गया, u2 हो गया। मतलब टकराने के बाद ये जो बॉडी है ना m1, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी, v1, बट व्हाट इज v1 इक्वल टू, v1 इज इक्वल टू u2, मतलब ये जो है वो u2 बन गया। मतलब जो सेकेंड बॉडी का स्पीड था वो फर्स्ट बॉडी को मिल गया, जो सेकेंड बॉडी का स्पीड है वो फर्स्ट बॉडी को मिल गया। एंड व्हाट इज v2 गोइंग टू बी, टेल मी, व्हाट इज v2 गोइंग टू बी, u2, और इधर क्या है m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, बट m2 और m तो सेम है ना, तो सेम सी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0, प्लस 2u1, इधर क्या है m1, m1 मतलब m, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 मतलब क्या, m प्लस m, तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, u2 इंटू 0 इज 0, 2u1, अच्छा ये क्या है m, और m प्लस m 2m, तो 2 इसके साथ कट होगा, m इसके साथ कट होगा, कितना बचा, सिर्फ u1, मतलब आपका v2 क्या बन गया, u1। मतलब ये जो सेकेंड बॉडी है जिसका मास कितना था m2, जिसका स्पीड कोलिजन के बाद क्या था v2, बट व्हाट इज v2 इक्वल टू u1, मतलब क्या, सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट वाले का स्पीड ले लिया। तो देखो अगर आप देखोगे तो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड का स्पीड ले लिया, सेकेंड ने फर्स्ट का स्पीड ले लिया। अब मैं आपको नंबर्स देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी मूव हो रहा होता 5 की स्पीड से, ये बॉडी मूव हो रहा होता 2 की स्पीड से, तो जब ये कोलाइड करेगा ना, तो कोलिजन के बाद ये 2 वाला जो है ना, अब वो 5 की स्पीड से मूव करेगा, और ये जो 5 वाला है पहला वाला, अब वो 2 की स्पीड से मूव करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज कि अगर कोलिजन इलास्टिक है एंड टकराने वाले दोनों बॉडीज का मास सेम है, तो टकराने के बाद उनका वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। आई वुड वांट यू ऑल टू मेक अ नोट ऑफ इट that if the collision is elastic and the colliding bodies are having equal masses, then after the collision their velocities will be interchanged। मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है, आप पॉज कर करके थोड़ा सा धीरे धीरे आप अपनी बुक में लिखो, राइट डाउन, if the collision is elastic and the bodies are having equal mass, then after collision their velocities will be interchanged। जो v1 था वो u2 बन गया, और जो v2 था वो u1 बन गया, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट केस दैट वी हैड टू डिस्कस। नाउ लेट्स हैव लुक एट द सेकंड केस। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने दोनों मासेस इक्वल लिए ना, तो सेकंड केस में मैं क्या करूँगा, m1 जो है मैं उसको बहुत ही बड़ा ले लूँगा m2 के रिस्पेक्ट में। m1 को आई एम गोइंग टू टेक इट एज क्वाइट लार्जर विद रिस्पेक्ट टू m2। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि m1 है जो u1 की स्पीड से आगे जा रहा है, और ये m2 इतना बड़ा नहीं है, m2 बहुत ही छोटा सा बॉडी है, ये m2 है, और ये जो m2 आगे जा रहा है दैट इज़ विद द स्पीड ऑफ u2, ठीक है। तो एक बड़ा बॉडी और एक बहुत ही छोटा बॉडी, टेक्निकली ये इतना भी छोटा नहीं है, इससे भी ज़्यादा छोटा है, मे बी इतना सा बॉडी, इतना छोटा सा बॉडी है। तो m1, m2, u1 एंड u2, ठीक है।
नाउ ओके, नाउ अब मुझे ये पूछा है कि जब ये बॉडी इस बॉडी को टकराएगा तब इसके साथ क्या होगा और इसके साथ क्या होगा. यू कैन यू नो कंसिडर दिस एग्जाम्पल टू बी अ ट्रक कोलाइडिंग विद अ स्मॉल साइकिल. तो एक साइकिल है, U2 की स्पीड से आगे जा रहा है, पीछे से एक ट्रक आया, ट्रक के साथ अगर उसने टकराया तो क्या होगा. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. एंड लेट्स डू वन थिंग. साइकिल जो है उसको रेस्ट पे ले लेते हैं. साइकिल भी रुका हुआ है, छोटा सा बॉडी है, छोटा सा साइकिल है, रुका हुआ है. रुका हुआ मतलब क्या, U2 0 है. ठीक है, इट्स लाइक अ ट्रक कोलाइडिंग विथ साइकिल एट रेस्ट. तो एक साइकिल है जो रुकी हुई है, एक ट्रक आया उसको टकराया, तो ट्रक के साथ क्या होगा, साइकिल के साथ क्या होगा. दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूले. ठीक है, तो अभी तो मैं लिख नहीं सकता दैट M1 एंड M2 आर सेम. नो नो नो, यू कैन नॉट राइट. ऑब्वियस रीजन सर, ये बहुत ही हैवी है, वो बहुत ही कम है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये सारे वैल्यूज़ उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, एंड वी विल ट्राई टू यू नो फाइंड आउट द values now. Tell me, V1 will be what? Tell me, V1 will be what? U1 is U1. M1 minus M2. M1 कैसा है, बहुत ही हैवी है. माइनस M2, क्या ना इसे M2 बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ. तो M2 को मैंने क्या ले लिया, 0 अपॉन M1 प्लस M2. M1 प्लस M2, M2 को मैंने क्या ले लिया, 0 प्लस 2 U2 M2 मैंने जैसा बोला M2 बहुत ही छोटा है, तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो ऊपर हो जाएगा 0. सो दिस थिंग इंटू 0 क्या हो गया, 0. तो V1 इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, U1. M1 माइनस 0 अपॉन M1 प्लस 0 इज M1 अपॉन M1 ओनली, तो जो कैंसिल हो जाएगा. तो V1 कैसा हो गया, U1 जितना. V1 U1, व्हाट इज V1? V1 मतलब क्या, पहले बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन कितना था, V1. लेकिन V1 कितना है, U1 के जितना. मतलब अरे ट्रक जितनी स्पीड से जा रहा है वो टकराने के बाद भी उतनी ही स्पीड से जाएगा. आप ही सोचो ना, एक ट्रक एक साइकिल से कोलाइड करेगा तो ट्रक की स्पीड को क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं. तो वो पहले जितनी स्पीड से जा रहा था वो अभी भी उतनी ही स्पीड से जा रहा है. बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू दैट स्मॉल साइकिल. ये जो साइकिल है उसकी स्पीड क्या होगी टकराने के बाद, V2. ओके, छोटा सा साइकिल, मास M2, उसकी स्पीड टकराने के बाद V2. लेट्स सी व्हाट इज V2 का वैल्यू. ना वहाँ पे देखो क्या है, U2. बट व्हाट इज U2? U2 तो 0 है. U2 0 हो गया मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो वो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे. ठीक है, 0 प्लस 2 U1 मतलब क्या, ट्रक का स्पीड, और इधर क्या है M1 मतलब क्या, ट्रक का मास, अपॉन M1 प्लस M2 मतलब क्या, साइकिल का खुद का मास, विच इज़ नेग्लिजिबल, तो मैं 0 लिख रहा हूँ. तो ये कितना हो गया, टेल मी, V2 इज इक्वल टू 2U1. M1 प्लस 0 इज M1 ओनली. M1 कैंसिल हो गया. V2 कितना हो गया, 2U1. V2 हो गया 2U1, मतलब साइकिल का स्पीड ट्रक के पहले वाले स्पीड से भी डबल हो जाएगा. मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर्स ले लूँ तो लेट अस से एक ट्रक आ रहा है यहाँ पर 50 के स्पीड से, जो एक साइकिल से टकराया जो रुकी हुई थी. तो टकराने के बाद भी ट्रक का स्पीड तो 50 रहने वाला है, और साइकिल का स्पीड कितना हो गया, 100. मतलब ऐसा साइकिल रुका हुआ था, ट्रक आया, टकराया, और ये डबल स्पीड से आगे निकल गया. डू यू गेट इट? सो दिस वाज द सेकेंड केस. एक और केस है, केस नंबर 3 दैट आई वुड वांट आप लोग खुद से ट्राई करो. केस नंबर 3. अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रक को रोक देते हैं. ठीक है, एक रुका हुआ ट्रक है और पीछे से साइकिल आके टकराया, फिर क्या होगा, दैट यू विल टेल मी व्हेन वी मीट इन द जूम. सो दैट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू. ठीक है, कि तब क्या होने वाला है जब हम लोग ऐसा लेते हैं केस दैट अ साइकिल, स्मॉल साइकिल, मास M1 जो आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ U1, बड़े से ट्रक के साथ टकराया, मास M2, एंड द ट्रक इज एट रेस्ट. ठीक है, ट्रक रेस्ट पे मतलब क्या, U2 0 हो गया. तो टकराने के बाद साइकिल की स्पीड होगी V1, ट्रक की स्पीड होगी V2 कितना है एंड V1 कितना है, ये मास M1, ये मास M2. ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पर M2 बहुत ही बड़ा है M1 के कंपैरिजन में. ठीक है, M1 बहुत ही छोटा है, M2 बड़ा है, मतलब क्या, M1 छोटा हो गया ना. तो दिस टाइम आप M1 को इग्नोर करोगे एंड देन यू विल फाइंड मी द वैल्यू ऑफ
V1 and value of V2 and then we shall discuss this. इसका आंसर क्या है, इसको आप सॉल्व करना एंड जहाँ तक मुझे याद है आपका V2 will be 0 only, okay, एंड आपका V1 will be minus U1, ऐसा मुझे लगता है. However, I don't want to influence your mind, I want you all to solve this. इसको सॉल्व करो, V1 एंड V2 का मुझे वैल्यू निकाल के दो एंड द वैल्यू विल बी डिस्कस्ड बाय अस इन द जूम लेक्चर. नाउ अब तक अराउंड 45-48 मिनट्स हो चुके हैं. अब तक के लेक्चर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में. तो लेट्स समराइज आवर नॉलेज गैदरिंग. अब तक हमने क्या पढ़ा, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में यूज़ किया जा सकता है, इलास्टिक में भी, इन इलास्टिक में भी, परफेक्टली इन इलास्टिक में भी. However, if your collision happens to be elastic collision, we can also use law of conservation of energy. Now, law of conservation of energy का मतलब क्या, collision के पहले वाला total kinetic energy and collision के बाद वाला total kinetic energy दोनों कैसे हैं, equal है. और जब आप दोनों को मैच करेंगे तब हमें मिलेगा total relative velocity of approach and relative velocity of separation भी दोनों कैसे हो गए, equal हो गए. उनका जो रेशियो है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ई, वेर ई इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या आता है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. याद रखना, इट इज़ V2 माइनस 1 अपॉन U1 माइनस 2. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ई. एंड इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू होता है 1. और फिर ये दोनों बड़े से फॉर्मूले V1 और V2 के जो हमें याद रखने हैं, याद रखने का मेथड मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है. एंड देन वी डिस्कस्ड 3 केसेस, जिसमें से 2 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं और एक केस मैंने आपको डिस्कस करने, एक केस आपको खुद से सॉल्व करना है. ठीक है. एंड जितने भी अभी तक मैंने होमवर्क वगैरह दिए हैं क्वेश्चन में और जो भी मैंने आपको बोला है, दैट ऑल वी विल डिस्कस व्हेन वी आर मीटिंग इन द जूम लेक्चर. देयर इज़ नो hurry or there is no need to worry about it. Okay, it is going to get discussed, so don't worry. ठीक है. ये हो गया आपका इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट, इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेकेंड पार्ट है, वहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है. ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे एंड वी विल डिस्कस. मेरे हिसाब से सबका आंसर आ ही जाएगा, बट स्टिल फाइन. Now, that was all about what, tell me, elastic collision. Now, the second type of collision that we have is called as what? Inelastic collision. Second type of collision है that we have, it is called as what, tell me, inelastic collision. And what do you mean by inelastic collision? Inelastic collision का मतलब होता है एक ऐसा collision जहाँ पर energy is not conserved. एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. ठीक है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. हाँ, क्या मैं यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकता हूं? आंसर है यस. आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हो. मतलब क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2. क्या आप इसको यूज़ कर पाएंगे? आंसर है हाँ. बट क्या मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकता हूँ? नो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड. ओके, एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड. आपका जो E है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस v2. इसका वैल्यू, E का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा. रिमेंबर दिस. जो आपका स्मॉल e होता है उसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा और e 0 से बड़ा आएगा. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में जब आप सॉल्व करेंगे, आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा 0.2. 0.2 आया मतलब क्या, 1 से छोटा और 0 से बड़ा. मतलब क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अ क्वेश्चन अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. अब एज ए स्टूडेंट जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तब आपको ये सब ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि कोलिजन कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का नहीं है. अगर उन्होंने आपको बोला है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो सीधा V1 और V2 का वो जो बड़े वाले फॉर्मूले लिखे थे उससे सीधा सॉल्व करो. बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कोलिजन कौन से टाइप का है, क्या है,
ई का वैल्यू क्या. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग देन यू कैन ऑलवेज अप्लाई m1u1 इज इक्वल टू m2u2, sorry, m1u1 plus m2u2 is m1v1 plus m2v2 can be used always. ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन. एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन. थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन क्या होता है? थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकता हूँ? आंसर है नो. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं किया जा सकता. तो क्या मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, यू कैन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फाइन. मतलब मैं क्या यूज करने वाला हूँ? m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 प्लस m2v2. आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो. फाइन. इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना? 1. इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना? 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा. तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना? रिमेंबर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू इट इज ऑलवेज 0. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू इज ऑलवेज 0. नाउ यू टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई? ई का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. टेल मी, अगर आपका ई 0 है, राइट, इफ ई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स, टेल मी क्या होगा? ई 0 है मतलब क्या? v2 माइनस v1 0 है. v2 माइनस v1 इज 0, राइट. अगर आपका ई 0 है मतलब क्या हो गया? v2 माइनस v1 0 हो गया. v2 माइनस v1 0 हो गया. उसके दो मतलब है, इसके दो मतलब है. केस 1 कि v2 और v1 सेम है. v2 और v1 कैसे हैं? सेम. अरे थोड़ा सोचो ना, v2 और v1 अगर सेम हो गए तो 0 ही होगा. इसका दूसरा मतलब ये है, इसका दूसरा मतलब ये है कि v2 और v1 दोनों ही 0 हैं. क्योंकि अगर दोनों 0 होंगे तो भी तो सब्ट्रैक्शन होकर 0 ही आने वाला है. तो इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब, आई मीन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या? कि v2 और v1 सेम है. v2 और v1 सेम है मतलब क्या? बोथ द बॉडीज आर स्टक टुगेदर आफ्टर कोलिजन. बोथ द बॉडीज आर stuck together after collision. Okay, both the bodies are stuck together after collision. या फिर both the bodies are stopped after the collision. अगर आपको याद है पिछले लेक्चर में वो जो 5 kg और 12 kg के क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी किया था कि 5 kg 12 kg दोनों आगे जा रहे हैं और टकराने के बाद दे आर मूविंग टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी. इफ दे आर मूविंग टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी मतलब क्या? दे आर स्टक टुगेदर. तो वो जो क्वेश्चन था वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन था. बट क्या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपको पिछले लेक्चर में पता था? नहीं. बट फिर भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया. उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये होता है कि कोलिजन का मतलब अगर नहीं भी पता कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, स्टिल यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस. कौन से लॉजिक से? ऑलवेज यू कैन अप्लाई विच लॉजिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. याद रखो, तीनों टाइप के कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया जा सकता है. कोई भी हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, यू कैन ऑलवेज 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 अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. हाँ, बट सिर्फ वो v1 और v2 के वो जो बड़े बड़े फॉर्मूले थे, अगर आपको वो यूज़ करना है तो आपका मोमेंटम, आई मीन तो आपका कोलिजन कंपल्सरीली इलास्टिक ही होना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलिजन, द इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. इससे अभी आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू एज होमवर्क इन टुडेज लेक्चर. ठीक है. इसमें यहाँ पर और कुछ होमवर्क में देने लायक है नहीं. तो दैट्स इट फॉर द डे देन. ठीक है. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, दैट टाइम वी विल स्टार्ट विथ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. उसके जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे.
वी विल सी व्हाट इज इम्पल्स, we will see how to draw the free body diagram, pulley wale questions and what not. The next lecture is going to be very important and interesting. ठीक है, so till then stay fit, stay healthy. Thank you.